गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस समय एक मुद्दा सारे समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पे, हर जगह छाया हुआ है। वो मुद्दा है जातिगत जनगणना। सबके मन में ये विचार उठ रहा है कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी होगा, ये जरूरी है या जरूरी नहीं। दोस्तों, किसी भी मुद्दे की उपयोगिता या वो जरूरी है नहीं है, इस पर निर्भर करता है कि वो हमारे जीवन को कैसे अफेक्ट करेगा। दोस्तों, अगर आप जातिगत जनगणना के अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो इसमें आपकी मदद करेगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। दोस्तों, मेरा सिविल सर्वेंट के रूप में काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। मैंने आरक्षण के मामले भी हैंडल किए हैं और इस विषय में मैं ऑलरेडी एक आरक्षण का वीडियो ला चुका हूँ जो चैनल पे उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हैं। उस कड़ी में आज मैं जातिगत जनगणना के मामले पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। मैं इस विषय में 7 मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। पहली चीज, एक नागरिक के लिए अच्छे जीवन का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज, हमारे जीवन की गुणवत्ता को लेकर के सरकार की क्या भूमिका है, सरकार क्या क्या रोल अदा कर सकती है। तीसरी चीज, आज की मेन समस्याएं क्या हैं। अगली चीज, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक जिम्मेदार नागरिक को करना क्या चाहिए ताकि वो अपने जीवन को सुधार सके और एक अच्छी सरकार बना सके। अगला मुद्दा जातिगत जनगणना का होगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या है, क्या इसका परिणाम होगा और ये कैसे हमारे जीवन को अफेक्ट करेगा। और उसके बाद मैं अपने सुझाव दूंगा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या कोई अन्य तरह की गणना होनी चाहिए। और अंत में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आपका राय जानना चाहूंगा इन फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में। आपकी क्या राय है? दोस्तों, आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय कायम कर सकें और उसके अनुसार कार्रवाई कर सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, कुछ डिस्क्लेमर देना जरूरी है आपके साथ। दोस्तों, मैं जो भी चर्चा कर रहा हूं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, सामान्य नागरिक के रूप में कर रहा हूं। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। मेरी अपनी समझ से जो चीज है वो मैं आपको और आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि निरपेक्ष भाव से आप उस पर विचार करें और अपनी राय करें। दोस्तों, पहली बात, हमारे लिए अच्छा जीवन का मतलब क्या है। दोस्तों, अच्छा जीवन मैं उसको मानता हूं
जिसमें हम स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनली हर तरीके से स्वस्थ हों। उसके लिए हमको भरपूर पोषण मिल सके, हमारी आय ऐसी हो जिसको हम सस्टेन कर पाएं। दूसरी चीज, हमारे अंदर वो काबिलियत या स्किल्स होनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन अर्पण के लिए, जीवन यापन के लिए समुचित आय पैदा कर सकें, अपने परिवार का देखभाल कर सकें और फाइनेंशियली फ्री हो। इसलिए हमारी पर्सनालिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है, इफेक्टिव होना जरूरी है। तीसरी चीज, हमें अपनी रुचि और अभिकौशल या गुण के अनुसार या जो स्वभाव है काम करने का अवसर मिलना चाहिए ताकि हम उसको कर सकें और एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सकें। और इसी के साथ साथ वित्तीय स्वतंत्रता भी हमको मिल सके। अगली जो हमको जरूरत ये होती है कि हमको एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से। हमको किसी का भय ना हो, कोई अपराध हमारे ऊपर ना हो जाए, हमारे साथ कोई अप्रिय घटना न घटे। और अंत में एक प्रजातांत्रिक सिस्टम में हमको अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें सरकार की आलोचना भी शामिल है अगर वो कुछ गलत कर रही है, जिस पर चर्चा करने का एक फ्रीडम होनी चाहिए। तो एक अच्छा जीवन का मतलब ये सब होता है। अब आइए, इसमें सरकार कहां कहां तक प्रभावित करती है हमारे जीवन। पहली बात, सरकार को सुशासन देना चाहिए, गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं। इसके अंदर पहली चीज जरूरत है कि सभी को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कोटि के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी आय पर, और एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो अपने को कैपेबल बना सके। दूसरी चीज, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गरीब से गरीब आदमी भी अगर बीमार पड़े तो उसका चिकित्सा हो जाए, उसका जीवन बच जाए। कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में नहीं मरना चाहिए। एक आदर्श जो सरकार है या राज्य है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि आप निर्भय होकर के अपना काम कर सके बिना किसी डर के, बिना किसी भय। एक न्यायसंगत वातावरण में हम काम कर सकते। अगली जो बात है कि रुचि के अनुसार काम का अवसर हमको मिलना चाहिए, रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए एक सहयोगी नौकरशाही का होना जरूरी है जो हमारी प्रॉब्लम को समझ सके, उनको सॉल्व कर सके। और अंत में आर्थिक विकास के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी है जो सरकार ही कर सकती है। जैसे अच्छी रोड है, न जाने वाली बिजली, स्वच्छ पेयजल, पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर और अच्छा कम्युनिकेशन। ये सारे एक आधारभूत सुविधाएं हैं जो एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी है, जो उसको सरकार हमको दे सकती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया सरकार क्या उसको करना चाहिए। अब अगला जो मुद्दा है कि क्या सरकार ये कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, और कर रही है तो कहां तक कर पा रही है। पहली बात, हम शिक्षा को ले लेते हैं। प्रथम एक एनजीओ है जो समय समय पे सर्वे करता है। उसके आंकड़े बताते हैं कि आज सरकारी स्कूलों की हालत यह है कि 5वीं कक्षा का जो विद्यार्थी है, 3री कक्षा का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता, मैथमेटिक्स के सवाल हल नहीं कर सकता, उसका समझ का लेवल 3रे कक्षा का भी नहीं है। एक छोटा बच्चा जो जिज्ञासु होता है, प्रश्न पूछ पूछ के अपने माँ बाप को परेशान कर देता है,
ऐसा क्या हो जाता है स्कूल जाने के बाद कि 2-3 साल में वो सवाल करना भूल जाता है, एकदम चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। आज की शिक्षा व्यवस्था ये नहीं सिखा रही है कि सोचते कैसे हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, बल्कि हमको इन्फॉर्मेशन लादती है हमारी। तमाम विषय उसको एक साथ पढ़ा दिए जाते हैं। मेरा ये मानना है कि 6वीं क्लास तक या 5वीं क्लास तक केवल भाषा और गणित की शिक्षा दी जानी चाहिए। वन सब्जेक्ट एट ए टाइम, और सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए जैसा बच्चा भाषागत दक्षता प्राप्त कर ले, मैथमेटिकल एबिलिटी कुछ उसके अंदर काम भर को आ जाए, फिर बाकी वो खुद भी पढ़ सकता है और चीज़ों को खाई जा सकता है। एक चौथे के बच्चे को जानने की क्या जरूरत है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, रसिया का प्रधानमंत्री, इस सब चीज़ों का उसके लिए क्या महत्व। और आज शिक्षा का एक व्यावसायिक रूप आ गया है। प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज्यादा हो गई, लोग अफोर्ड नहीं करते। तो कुल मिला जिला के, क्या सरकारी शिक्षा हो चाहे प्राइवेट शिक्षा, हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। और एम्प्लॉयर ये कहते हैं कि जो पढ़ के लोग निकल रहे नौकरी देने लायक नहीं है, उनके अंदर वो गुण ही नहीं है जो चाहिए हमको। तो आफ्टर ऑल ऐसी शिक्षा व्यवस्था अगर रहेगी, लोगों के अंदर कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, तो अपना जीवन वो कैसे सुधार सकते हैं, कैसे वो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करेंगे, कैसे वो नौकरी पाएंगे, कैसे वो उसमें पाएंगे। अब दूसरा ले लीजिए आप चिकित्सा व्यवस्था। आज अगर पैसा नहीं है तो शायद किसी की डेथ हो जाए। और जहां तक इंश्योरेंस बेस्ड कुछ मेडिकल फैसिलिटीज है, उसकी रियलिटी है कि आप किसी अस्पताल में अगर जाइए तो पहला सवाल करते हैं आपको बीमा है क्या। अगर आपने बोल दिया कि बीमा है तो पूछते हैं कितने का बीमा। अगर आपने बता दिया तो निश्चित रूप से जो उनका बिलिंग होगी थोड़ा बढ़ करके आएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका लाभ ले सकें। ये रियलिटी है इंश्योरेंस बेस्ड मेडिकल फैसिलिटीज। तो दोस्तों, आज पैसे के बिना आपका हेल्थ खतरे में पड़ सकता है। आज बाजार में नकली दवाएं भरी पड़ी हैं, अनावश्यक डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए जाए, तमाम प्रॉब्लम। अब आ जाइए कानून व्यवस्था पर। अगर कोई अपराध हो रहा है तो त्वरित कार्रवाई पुलिस नहीं करती है। कभी कभी कहती है कि हम पहले इंक्वायरी कर लेंगे तब FIR करेंगे। भाई FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वो तो दर्ज कर लीजिए, बाद में आप इंक्वायरी करते रहिए, जो मर्जी करिए। अगर नहीं सही पाया जाता उसको प्राप्त कर दीजिए, लेकिन FIR ही नहीं लेना कहाँ तक औचित्य है उसका। मान लीजिए मुकदमे में चले गए आप, तो अगर पिता कोई बात दायर करता है, कोई मुकदमा दायर करता है, तो फैसला शायद उसका पोता भी न सुन पाए। आखिर इतना विलंब के बाद जब फैसला आएगा तो क्या मतलब है। कुछ मामले में ऐसा देखा गया कि जो दो दुश्मन थे एक दूसरे से कोर्ट में लड़ रहे थे, मित्र बन गए, तब तक फैसला नहीं आया था। इसलिए कुछ लोग अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, अपराध खुद कर देते हैं कि भाई जब न्यायालय से उनको न्याय नहीं मिलेगा जल्दी तो हम ही कर लेते हैं न्याय, बदला ले लेते हैं। आखिर ऐसे न्याय व्यवस्था का मतलब क्या है जिसमें 40 साल 50 साल आ जाए फैसला आने में? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगला जो नौकरशाही है उसका जो सहयोग होना चाहिए शायद उतना नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग भ्रष्ट भी हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को परेशान भी करते हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों पे गड्ढे हैं, कहीं बिजली आती जाती है, पानी, साफ पानी सबको नहीं मिल पा रहा है। प्रदूषण का हाल आपको जान रहे हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता शहरों का हाल क्या है। तो दोस्तों, सब मिला जुला के सरकार वो जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ही पूरा नहीं कर पा रही है। लोगों के अंदर कैपेबिलिटी गैप है, एबिलिटी गैप है, जिसकी वजह से वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाते।
अब सवाल यह कि एक नागरिक के रूप में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आपका क्या रोल है? दोस्तों, आपके पास सबसे बड़ा जो पावर दिया गया है, एक मतदाता के रूप में मतदान करना। तो आपको मतदान उसको करना चाहिए जो ये सारे फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करे, न कि ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जिसका आपको लाइफ से सीधा कोई मतलब नहीं। कोई धर्म के नाम पे आ जा रहा है, कोई जाति के नाम पे आ जा रहा है, कोई किसी और क्षेत्रवाद के नाम पे आ रहा है, और आप उसके इमोशन में आके आप वोट देते हैं। तो जैसा आप सोचोगे, जैसा आप वोट दोगे, वैसी सरकार आएगी। फिर आप सरकार को दोष नहीं दे सकते कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। मतदाता के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी समझें और सोच समझ के चुनाव करें अपने प्रतिनिधि का, ताकि वो आपके लिए काम कर सके। अब आइए जातिगत जनगणना को ले लेते हैं। दोस्तों, इसमें होगा अल्टीमेटली मालूम नहीं पड़ेगा किस जाति के कितने लोग, खास करके जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या ओबीसी है, उसमें तमाम सब ग्रुप्स हैं, सबके अलग अलग संख्या आपको मालूम हो सकती है अगर आप उस तरीके से लें। इसको लेकर भी विवाद चल रहा है कि ठीक से वो नहीं हो रहा है। संख्या मिलने के बाद अगली डिमांड होगी कि साहब जो आरक्षण दिया जा रहा है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है। जैसे ओबीसी बिहार में बताया जा रहा है कि भाई 50 से ज़्यादा है, और वो 5-27 रहा, बोलेगा 50 दीजिए। ये प्रॉब्लम आ सकती है एसटी में और एसटी में। और आज का जो आरक्षण का जो सिस्टम है वो, उसमें अलग प्रॉब्लम है। इसके लिए आप हमारा आरक्षण वाला वीडियो अगर समय हो तो देख लीजिएगा। आज स्थिति यह है कि चाहे एसटी हो, एससी हो, चाहे ओबीसी हो, सब में शामिल है। और दूसरी चीज़ है, क्योंकि एसटी और एससी दोनों में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जो भी उनकी जनसंख्या है उसके 10 या 20% लोग ऐसे हैं जो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, सुविधाएं उनको मिल गई हैं, और वो आगे और से और सुविधा लेते चले जा रहे हैं, जबकि 80 से 90% लोग वंचित हैं उनके। यही हाल एसटी में भी है, एससी में भी। तो कुल मिला जुला करके आज जो आरक्षण की व्यवस्था है वही सेटिस्फैक्टरी रूप से नहीं चल पा रही है। हमने आरक्षण वाले वीडियो में आपको बताया है कि हमारे देश में केवल 1.6% लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 50,000 या उससे ऊपर है, सब मिलाकर। और देश में टोटल नौकरी देखी जाए तो लगभग 47-48 करोड़ है, मान लीजिए मैक्सिमम 50 होगी। उसमें से सरकारी नौकरी 2 करोड़ 2.25 करोड़ के आसपास है, जिसके लिए सारा मारपीट मची हुई है। पेमेंट अच्छा है इसलिए मारपीट मची हुई है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब है। लेकिन सरकार को पूरे देश के बारे में 50 करोड़ हमारे लोगों के बारे में सोचना है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी उद्यम कर रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं, चाहे वो किसी जाति और धर्म के, उनके लिए अवसर बढ़ाने हैं ताकि उनको उनकी आय बढ़ सके। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश की जो 70% जनसंख्या है उसके पास केवल 10% पावर है। तो जो आर्थिक अपना प्रोफाइल है उसको देखते हुए अगर आप जातिगत जनगणना कर भी लें तो क्या लाभ होने जा रहा है? हो सकता है बढ़ाने की बात हो, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स रहेंगे जो हमने आपको बताया है। हाँ, ये जरूर होगा कि सरकारी सेवाओं की क्वालिटी खराब हो जाएगी। अभी हाल में खबर आई थी कि नीट का जो परीक्षा हुई मेडिकल की, उसमें मिनिमम क्राइटेरिया को भी हटा दिया गया क्योंकि लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे रिजर्व कैटेगरी में। तो अगर आप हर चीज़ डाइल्यूट करते जाओगे क्राइटेरिया को, तो किस तरह के डॉक्टर निकलेंगे, क्या करेंगे वो निकल के, और आम जनता का कष्ट बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के। अब अगला सवाल है कि आखिर करना क्या चाहिए। दोस्तों, मैं जहाँ तक समझता हूँ एज ए प्रोफेशनल, हमको समेकित सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करना चाहिए, और हर साल करना चाहिए नियमित रूप से, जिसमें लोगों की जाति, उनकी आर्थिक स्टेटस, उनकी नौकरी, उनकी संपत्ति, सारे के बारे में उनकी स्टेटस कलेक्ट होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सरकार जो कर रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी कलेक्ट होना चाहिए।
और ये जो कम्प्रिहेंसिव डाटा आएगा उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो कास्ट हो, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे नौकरी का एक प्रोफाइल हो। और जैसे जैसे जॉब प्रोफाइल बदलेगी वैसे वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने को एडजस्ट कर सकते हैं इस डाटा के बेस पर, नए स्किल कोर्सेज चलाए जा सकते हैं। तो यह इस तरह का अगर सर्वेक्षण आता है तो उसका रियल लाभ सब लोगों को मिलेगा जैसी उसकी ज़रूरत है। और ये 10 साल का जो एक कवायद की जाती है सेंसस की, वो समाप्त होनी चाहिए। कभी उसकी ज़रूरत थी, अब इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन है, हर ग्राम सभा और न्याय पंचायत में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप इजीली जो है इस सर्वे को कर सकते हैं, हर साल कर सकते हैं। और एक कम्प्रिहेंसिव डाटाबेस आपको मिलेगा सरकार के पास जिसका उपयोग कर सकती है, और उसके आधार पर जन उपयोगी जन कल्याणकारी नीतियाँ बना सकती हैं लोगों के लिए। दोस्तों, सरकारी जो बजट है 150 लाख करोड़ के करीब है। 45 लाख करोड़ तो सेंटर का है, बाकी स्टेट्स का। इस पैसे को कहाँ खर्च होना चाहिए, कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है ताकि लोगों के जीवन में सुधार आ सके। अब वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा कि जो भी मैंने अभी तक आपसे चर्चा की है उससे आप कहाँ तक सहमत हैं और आपकी इसमें राय क्या है। अंतिम उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसका जीवन में सुधार आए, वो कॉम्पिटेंट बने, कैपेबल बनाया जाए उसको, निःशुल्क शिक्षा कोचिंग जो भी करे, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए सक्षम हो जाए, उनको प्राप्त कर सके, उनका लाभ उठा सके, अपने जीवन को सुधार सके। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारांश के रूप में आपसे कहना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्थिक और सामाजिक सर्वे होना चाहिए जिसमें सारे एस्पेक्ट पे डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए और उसको ट्रांसपेरेंटली पब्लिश किया जाना चाहिए। उसके बाद जो पॉलिसी बनाना हो आप बनाइए और देखिए कि आप जो लोग आपको निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य देने का वायदा करें और उस चीज़ करें जो मैंने आपसे बोला है, ये प्रॉमिस करें कि 1 साल के अंदर वो फैसला कराएंगे सारे मुकदमों का, उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगेगा दें। ऐसे लोगों को सरकार में लाने की जरूरत है, ऐसी पार्टियों को, ताकि देश का भला हो, आप सभी का भला हो, देश आगे बढ़ेगा और तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन सके। दोस्तों, मैं आपसे दोबारा निवेदन करूंगा कि अगर इस वीडियो में कुछ वैल्यू है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और, हमेशा कोशिश करिए अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बने। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा अपने को इम्प्रूव करते रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि जातिगत जनगणना मुद्दे पर आपके अंदर कुछ क्लैरिटी आई होगी, आप एक राय कायम कर सकेंगे और उसी के अनुसार आगे की अपनी कार्रवाई करेंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।